2010 में एनडीए के उम्मीदवार जीते, 2015 के उम्मीदवार में महागठबंधन के प्रत्याशी जीते। दोनों को मौका मिला, तो मैंने कहा अब जब इन दोनों को एक अवसर मिल गया तो अब तीसरे को अवसर मिलना चाहिए। नीतीश कुमार से इतने निराश हो गए? नहीं सर, समय हो गया उनका। समय हो गया, हैप्पी एंडिंग का वक्त आ गया। होना तो चाहिए सर, मैं तो कह रहा हूँ कि स्वेच्छा से दे देना चाहिए। अच्छा, शराबबंदी तो है ना, शराबबंदी का फायदा मिला है? वो तो इतना है सर, हाँ, मतलब बहुत तगड़ा कानून है, सख्त है एकदम, बिल्कुल। कि हमारे यहाँ एक फल्गु नदी है जी। उस नदी में आप देखेंगे तो कभी पानी दिखता नहीं है, लेकिन उसके नीचे एक लेयर हटाएंगे ना। अच्छा, नदी के भीतर दारू है। राजपूत ही वहां जीतते हैं और राजपूतों में ही आपसी लड़ाई होती है। आपकी जाति राजपूत है या किसी दूसरी जाति से आती? जाति और माँ जी नहीं बदल सकते। हाँ, जाति और माँ को तो नहीं बदल सकते आप, बिल्कुल आपने सही कहा। इसलिए माँ के समान है वजीरगंज। आप औरंगाबाद लोकसभा देख रहे हैं सर, चित्तौड़गढ़ ढह गया। उससे बड़े नेता तो यहाँ है नहीं। ऐसा कौन सा गणित है जिसके कारण कोई गठबंधन आप पर दांव लगा दे या प्रशांत किशोर आप पर दांव लगा दे? प्रशांत किशोर ने आपको टच नहीं किया। मेरी राजनीति शुरू हुई लालू जी के साथ। तेजस्वी यादव के साथ जुड़ने में जो लोग डरे हुए हैं और आपके समाज के लोग भी हैं, वो आपसे दूर चले जाएंगे। नहीं, अब कोई डरा हुआ नहीं। एक नए समीकरण को जन्म देने वाले हैं वजीरगंज में, और कई लोगों ने तो उस समीकरण का नाम भी बता दिया। समीकरण का नाम क्या बताया? BYM। तो बी से भूमियार हमने समझ लिया, M से मुसलमान समझ लिया, Y से यादव समझ लिया, तो BMY। ये B और Y में संतुलन बैठता दिखता है क्या? राजनीतिक द्वंद्व है वो उन दोनों के बीच में है। भूमियार इसमें कहाँ है सर? भूमियार और यादव में दोस्ती हो सकती है। देखिए सर, जाते को देखा होगा आपने, आप देखेंगे कि सर जाते में जो दो पहिए होते हैं पत्थर के, सबसे ऊपर और नीचे, बिल्कुल। लेकिन सर क्या वो बिना कील के चलती है? नहीं चलती है। तो मैं कील हूँ। तो जब मैं युवा हो गया तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब कुछ करना चाहिए। मैं चला गया दिल्ली तुगलकाबाद, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो तुगलकाबाद जी गांव में। वहाँ क्या और मैंने वहाँ कंटेनर डिपो में काम किया पहले और तो 1800 की नौकरी से, और मैं 4-5 साल तक उनके साथ रहा। फिर मैंने अपना काम शुरू किया, मैंने फिर अपनी कंपनी बनाई। तो आजकल तो बड़ा टर्नओवर हो गया होगा अब तो आपकी कंपनी। हम लोग कर रहे हैं सर, बस मेहनत कर रहे हैं। कितने का टर्नओवर है साल? सर वो जैसे तो चुनाव लड़ने के लिए पैसे की दिक्कत तो नहीं रही? कैटेगरी बनी हुई है सर टिकट की। तो लाल ट्रेन में तो नो रूम है वजीरगंज में, हाँ, लेकिन ग्रीन ट्रेन में स्पेस है। आप महागठबंधन से चुनाव लड़ेंगे कि वजीरगंज लड़ेंगे? मैं वजीरगंज लड़ूंगा। चिंटू भैया को कौन सी फिल्म का डायलॉग दिल के सबसे करीब है? मुझे देखिए शोले मूवी बहुत पसंद है। अरे ओ कालिया, अब तेरा क्या होगा। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं, गया जी से आते हैं, पवित्र गया जी की भूमि से। सबसे पहले गया जी की भूमि को नमन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और हम अपने मेहमान से मिलाते हैं। हमारे मेहमान आज हैं इस पॉडकास्ट में चित्तरंजन कुमार, जिन्हें लोग प्यार से चिंटू भैया कहते हैं। तो बहुत स्वागत है चित्तरंजन जी। चित्तरंजन जी कहें कि चिंटू भैया कहें? सर जो प्यार से आप कह सकते हैं। चलिए, जनता आपको चिंटू भैया कहती है, ज़्यादा पॉपुलर। देखिए बिहार में तो लोग अनंत सिंह कम कहते हैं, छोटे सरकार अधिक कहते हैं। तो चिंटू भैया, आप गया जी से आते हैं और चुनाव में भी दिलचस्पी आपकी रही है। जब मैं आपके बारे में जान रहा था, मेरी रिसर्च टीम ने मुझे जो जानकारी दी, 1982 में आपका जन्म हुआ और जब 2010 का चुनाव आया तो आप चुनाव लड़ने के काबिल हुए, मतलब 25 साल की उम्र आपने हासिल कर ली। तो आपने यह सोचा कि मुझे अब चुनाव लड़ना चाहिए। चुनाव कहाँ से लड़ना चाहिए, गया जी के किस विधानसभा क्षेत्र से लड़ना चाहिए? तो आपने समझा कि नहीं, वजीरगंज, जय वजीरगंज का नारा भी आप लगाते हैं। मागधी सेना के अध्यक्ष भी आप हैं। मागधी सेना आपने क्यों बनाई? क्योंकि यह कोई रणवीर सेना नहीं है, न यह कोई लाल सेना है, यह भी हम जानेंगे और समझेंगे। तो आपने वजीरगंज को चुना,
लेकिन पहले आपने यह तय किया कि हम किसी नेता की परिक्रमा नहीं करते हैं, गणेश परिक्रमा नेताओं के सामने नहीं करते हैं, पहले जनता की परिक्रमा करते हैं, जनता के पास जाते हैं। लोकतंत्र में जनता ही मालिक होता है। तो आपने जनता के बीच जाना शुरू किया, जनता के मुद्दों को लड़ना शुरू किया, आंदोलनों के यात्री बने, सहयात्री बने, नेतृत्वकर्ता बने। और फिर 2015 का चुनाव आया, आपने 2015 का चुनाव भी जाने दिया। नहीं, मुझे जनता को समझने दो, मुझे चुनाव को समझने दो, और जो चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, हार रहे हैं, उनकी ताकत, उनकी क्षमता, और यदि वे काम करने के लायक हैं तो क्यों लायक हैं, और लायक नहीं है तो कहां चुक जाते हैं, इसे पहले हम समझ लेते हैं। 2020 में आपने निर्दलीय कोशिश की, क्योंकि देखिए मैं उन लोगों में हूं जो यह मानता हूं कि चुनाव कम से कम 3 तो लड़ना ही चाहिए, तभी लोकतंत्र की खूबसूरती हम अपने भीतर देख पाते हैं। तो अब 2020 का चुनाव आ गया, 2020 का चुनाव आपने लड़ा निर्दलीय, 2025 का चुनाव आ गया है, और बजीरगंज, जय बजीरगंज जो आप कहते हैं। तो पहले अपने बारे में बताइए कि चिंटू भैया, चितरंजन कुमार से चिंटू भैया कैसे बन गए, और फिर बजीरगंज ही क्यों चुन लिया कि बजीरगंज को ही जिएंगे, बजीरगंज में ही लड़ेंगे और बजीरगंज को ही जीतेंगे। तो चिंटू भैया, चितरंजन कुमार चिंटू भैया कैसे बने, बजीरगंज कैसे पहुंचे, और बजीरगंज को लेकर क्या तैयारी है? 2025 फिर से लड़ना है तो किसी पार्टी के साथ चलना है, या फिर बिहार में ऐसे कई लोग हैं, पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनाव जीतकर दिखाया 2024 में, रुपौली के उपचुनाव में शंकर सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़कर दिखाया। तो चिंटू भैया की क्या तैयारी है, जरा समझें, फिर आगे सवाल तो आएंगे ही आएंगे। चिंटू जी। सर, मैं वजीरगंज की माटी का जी लाल हूं। वजीरगंज की माटी के लाल हैं जी। वो इसलिए कि जब वजीरगंज विधानसभा बना तो उस समय वजीरगंज बाजार जो है जी, वो अत्रि विधानसभा के अंतर्गत आता था। नए परिसीमन में बना 2007 या 8 में ना, 2008 के अंदर 2008 में जी। और उसका पहला चुनाव जो होना था वजीरगंज विधानसभा का, वो 2010 में होना था जी। और यह कॉन्स्टेंसी नहीं थी। अत्रि, गया मुफस्सिल और गया के कुछ हिस्सों को जोड़कर, गया सारी के कुछ हिस्सों जी बिल्कुल जी। तो वजीरगंज में मैंने अपनी बचपन वहाँ की गलियों में बिताया है। अच्छा। वहाँ के दोस्तों के साथ हमने क्रिकेट खेले जी, फुटबॉल खेले, शतरंज खेले, शतरंज भी खेला, और कई तरीके के खेल जो अच्छा होते हैं वो जी। सब वहाँ के दोस्तों के साथ हमने खेला है। और वहाँ की गलियों को मैंने बहुत ही नापा है। बचपन की दोस्ती और बचपन की दुश्मनी दोनों यादें ताजी है जी जी। दुश्मनी तो वैसे कभी किसी से हुई नहीं सर। अच्छा। हाँ, लेकिन दोस्ती में कभी कभी कट्टिस हो जाती है, फिर दोस्ती हो भी जाती है। दोस्तों का तो काम ही है सर जी, लड़ना झगड़ना फिर मिल जाना। जिस दोस्त में नाराजगी ना हो जी, तो दोस्ती का एहसास कैसे होगा? बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए वजीरगंज को, इसलिए मैंने एक नारा दिया था कि वजीरगंज भी नया था जी, और मैं भी नया था, क्योंकि 25 साल की आयु जब हो जाती है तो विधानसभा चुनाव लड़ने का अधिकार मिल जाता है। बिल्कुल। उस समय मुझे लगा कि यह नया कॉन्स्टिट्यूंसी है और यहाँ से लड़ा जा सकता है और यह हमारा घर है और वजीरगंज विधानसभा के लिए कुछ किया जा सकता है। अगर वजीरगंज के लिए कुछ करना है तो उसके लिए वहाँ की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक सारी स्थितियों को समझना भी होगा। बिल्कुल। 2010 के चुनाव में मैंने क्षेत्र में घूमना शुरू किया समझने के लिए। बिल्कुल। और युवा होने की वजह से युवाओं को आप देखेंगे तो क्षेत्र में भी जो वरिष्ठ मतदाता होते हैं बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। बिल्कुल, नया नया लड़का है। हाँ जी। दूसरी क्या बात होती है कि जो राज्य की राजनीति करते हैं और जो प्रदेश की राजनीति को हैंडल करते हैं, महंत लोग कह सकते हैं जी, वो लोग भी युवाओं की उपस्थिति को बहुत ज़्यादा तजब्बो देने की जल्दी स्वीकारते नहीं है, नहीं सिखाते। हाँ। और दूसरी क्या बात थी कि मैं किसी
एमपी का बेटा नहीं था, मैं किसी एमएलए का बेटा नहीं था, जी, मैं किसी मंत्री का बेटा नहीं था। इसलिए मेरे साथ, मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ परिश्रम के अलावा कोई रास्ता, संघर्ष का रास्ता आपने चुना। हाँ जी, इसलिए हमने, एक स्लोगन भी है हमारा कि जी। हम संघर्ष, समर्पण और फिर सेवा। संघर्ष, समर्पण और सेवा। यस, तो संघर्ष तो आप पिछले 15 वर्षों से कर रहे हैं, बिल्कुल। समर्पण भी और सेवा भी। तो फिर लक्ष्य क्या है? इन सब विषयों के होते हुए भी मैं उतनी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ जी, जितनी की मेरी इच्छा है। हम्म, मैं जो चाहता हूँ वजीरगंज विधानसभा के लिए, मैं जैसा देखना चाहता हूँ वजीरगंज विधानसभा को, वैसा वजीरगंज नहीं हो पा रहा, नहीं बन पा रहा। क्यों? वहां तो बड़े बड़े नेताओं ने जीत हासिल की, अवधेश बाबू जीते, वीरेंद्र सिंह चुनाव जीते, ये लोग राजनीति के घाघ खिलाड़ी हैं। क्या इन लोगों ने क्षेत्र के साथ इंसाफ नहीं किया, या क्षेत्र को जो चाहिए था वो दिला नहीं पाए, जिसकी कसक आज भी आप में है और आपने क्षेत्र के लोगों की तरफ देखी है? देखिए, मैंने जो रास्ता चुना है वजीरगंज विधानसभा के जी। लिए, तो मेरा नारा ही था स्वच्छ वजीरगंज, स्वस्थ वजीरगंज और सुरक्षित वजीरगंज। स्वच्छ, स्वस्थ, सुरक्षित। स्वस्थ, स्वच्छ, स्वस्थ, जब स्वच्छ होगा बिल्कुल, बीमारियां नहीं होगी, तो स्वस्थ होगा। जब स्वस्थ होगा तो समृद्ध भी होगा, और समृद्ध होगा तो उसको फिर सुरक्षा चाहिए। जी। तो क्या ये तीनों नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? नीतीश बाबू कहते हैं सुशासन है, कहीं सुरक्षा की कमी तो महसूस होती नहीं है। देखिए सर, आप स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में लोग कहते हैं कि भाई जी, व्यक्ति जब पैदा होता है तो उसको सबसे पहली जो आवश्यकता होती है वो स्वास्थ्य की होती है। जी। क्या कोई वजीरगंज विधानसभा के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज है? मेडिकल कॉलेज की बात कोई कर। ट्रामा सेंटर है? अच्छा, वजीरगंज विधानसभा कोई के इमरजेंसी अंदर सेंटर नहीं है? कोई इमरजेंसी सेंटर क्या सरकार द्वारा स्थापित की गई है? जी। नहीं की गई है। स्वास्थ्य के मामले में वजीरगंज विधानसभा बहुत ही फिसड्डी है। और अच्छा। अभी बरसात के दिनों में जब जगह जगह नालियां जाम है और मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, लोग डेंगू से परेशान हैं और मच्छर के काटने से अन्य तरह की बीमारियों से परेशान हैं, वहाँ आज की तारीख में भी सरकारी हॉस्पिटलों में का जो पाउडर का छिड़काव होता है वो नहीं हो पाता। ये भी नहीं हो पाता है? बिल्कुल भी नहीं, ये भी नहीं हो पाता। वो तो पता करने की तो फिर आप संघर्ष कर रहे हैं तो क्यों इन मुद्दों को आप नहीं उठाते हैं? क्यों नहीं जगजोर देते हैं? बिल्कुल उठाता हूँ। जब मैं 2020 के चुनाव में जी, चुनाव लड़ने के लिए का मन बनाया, जब मैंने देखा कि 10-15 मैंने मौका दिया वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो जीतते हैं तो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, तो 2010 में एनडीए के उम्मीदवार जीते, 2015 के उम्मीदवार में मतलब चुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी जीते, दोनों को मौका मिला। तो मैंने कहा अब जब इन दोनों को एक अवसर मिल गया तो अब तीसरे को अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बेहतर काम किया होगा, लेकिन मुझे बेहतरीन काम करके दिखाना है, उनसे अच्छा। मुझे उन्होंने जो काम किया उससे कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए नहीं कि अपनी काम करने की हर व्यक्ति की एक क्षमता है जी, उन्होंने अपनी क्षमता के हिसाब से जो किया होगा बेस्ट होगा उनके लिए, वो तो जनता तय करेगी। बिल्कुल, वो जो जनता है वही एग्जामिनर है। बिल्कुल बिल्कुल, वो एग्जाम करती है, जनता ही मालिक है। यस जी। तो जब मालिक है तो मालिक तो अपने कर्मचारी का कार्यों का लेखा जोखा रखता है, और वो जब 5 साल में आता है तो उसका हिसाब भी करती है। वो मुझे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपसे पूछ ही लेता हूं, क्योंकि बिहार के चुनावों में जातीय समीकरण, जाति का बड़ा महत्व बढ़ जाता है। और यदि हम वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र को देखते हैं तो वहां राजपूतों का किला, राजपूत ही वहां जीतते हैं और राजपूतों में ही आपसी लड़ाई होती है। आपकी जाति राजपूत है या किसी दूसरी जाति से आते हैं? नहीं, मैं बता दीजिए। ब्रह्मर्षि हूँ। आप भूमियार हैं? और मैं भूमियार जाति से आता हूँ। अच्छा, जय परशुराम है। देखिए, व्यक्ति जब पैदा होता है तो उसको कोई जाति का पता नहीं होता, तो ईश्वर ने जो दिया है वो मुझे स्वीकार है, मैं उसी के साथ जीना पसंद करता हूँ जी। और जाति है सो बदली नहीं जा सकती। धर्म तो बदल जाता है, जाति नहीं बदलती। धर्म भी बदल जाता है, और भी जाति और माँ जी नहीं बदल सकते। हाँ, जाति और माँ को तो नहीं बदल सकते आप, बिल्कुल आपने सही कहा। इसलिए माँ के समान है वजीरगंज, माँ के समान है, इसलिए मैं वजीरगंज नहीं बदल सकता। मैं वजीरगंज बदलना चाहता हूँ खूबसूरत बनाने के लिए। मैं दूसरी विधानसभाओं के भी
पार्टियां आती है, बताती है, मुझे ऑफर मिलते हैं कि सर आप यहाँ नहीं, यहाँ से लड़ो, यहाँ नहीं, यहाँ से लड़ो, लेकिन मैं कहता हूँ कि मुझे वजीरगंज से प्यार है और मुझे सिर्फ विधायक नहीं बनना है, मुझे वजीरगंज को बनाना है। नहीं तो आपने 2010 में जब सेवा शुरुआत की, राजनीति की शुरुआत की, तो आपको समझ में यह बात नहीं आई कि बिहार में जाति बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ जब राजपूत ही लड़ रहे हैं तो फिर हमारे जैसे भूमियार, मतलब आपके जैसे भूमियार, तो इन्हें कहाँ जगह मिलेगी? क्योंकि चुनाव जैसे ही करीब आता है लोग जाति, चाहे वह एनडीए हो चाहे इंडिया ब्लॉक हो, आप जानते ही ये मान लिया जाता है कि यादव हैं तो ये आरजेडी के हैं, मुसलमान हैं तो ये आरजेडी के हैं, लबकुश हैं तो ये एनडीए के हैं, अब विभाजन थोड़ा हुआ है, वैश्य हैं तो ये एनडीए के हैं, सवर्ण हैं तो ये एनडीए के हैं। आपको यह बात समझ में नहीं आई कि भाई यह तो राजपूतों का क्षेत्र है और यहाँ हम गोईठा जो सेक रहे हैं इसका फलाफल क्या होगा? नहीं सर, देखिए कई बार क्या है कि उसको हम लोग कह सकते हैं कि इतिहास बदलने वाले भी कुछ लोग होते हैं। जाति ठीक है, बिहार की यह एक सच्चाई है, लेकिन आप देखेंगे कि हमारे जो 20 वर्षों से हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री 3% से भी कम वोट है, लेकिन उन्होंने इतिहास रच दिया। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके मतों को गिन लिया जाए, उनकी जाति के मतों को गिन लिया जाए, बिल्कुल बिल्कुल उनकी जाति के मतों की, तो क्या है? और ऐसा हमेशा नहीं होता। दूसरी बात, अभी एक नई और बिल्कुल ताजा और प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हाथ आंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। बिल्कुल, आप औरंगाबाद लोकसभा देख रहे हैं सर, चित्तौड़गढ़ ढह गया, उससे बड़े नेता तो यहाँ है नहीं जी। तो जब औरंगाबाद में परिवर्तन जनता कर सकती है, यह परसेप्शन नेताओं ने बनाया है बिल्कुल कि इस सीट पर फलाना जाति का लड़ेगा, जनता के मन में ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा कि जहानाबाद भूमियारों की सीट हुआ करती थी, वहां अति पिछड़ा जीत करके आता है, चंदेश्वर चंद्रवंशी जीत गए, फिर सुरेंद्र यादव जीते जी। वैसे ही वजीरगंज जब औरंगाबाद बदल सकता है, और भूमियारों की भी कई सीटों पर दूसरे लोग जीत करके आए हैं, बिल्कुल जहां भूमियार हैं। मुजफ्फरपुर में क्या हुआ, जय निषाद चुनाव जीत रहे हैं, बिल्कुल हाँ, ये ऐसे कई उदाहरण है बिल्कुल कि भाई इसलिए कहां कौन सी जात। तो देखिए, लेकिन जब जातीय समीकरण टूटते हैं तो किसी न किसी प्रकार के सोशल इंजीनियरिंग की जरूरत होती है। देखिए, आप पढ़े लिखे हैं, आपने अच्छी जगह पढ़ाई की, इलाहाबाद में पढ़ाई की आपने, जी बिल्कुल, तो इलाहाबाद में पढ़ाई की आपने, अभी इतना बड़ा महाकुंभ वहां लगा था, तो आपने देखा ही था कि वहां सारी जातियां टूट गई थी, जितने सनातनी थे सभी के सभी वहां गंगा स्नान करने को जा रहे थे। तो नीतीश कुमार की आपने बात की, नरेंद्र मोदी की आपने बात की, नीतीश कुमार ने एक नई सोशल इंजीनियरिंग की। तो यदि आप जाति से भूमियार हैं तो हमें यह बताइए कि वजीरगंज का समीकरण क्या कहता है और आप कौन सा सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं जिसके कारण आपके साथ लोग जुड़ जाएंगे और आपकी जीत तय हो जाएगी या पक्की हो जाएगी, या फिर ऐसा कौन सा गणित है जिसके कारण कोई गठबंधन आप पर दांव लगा दे, या प्रशांत किशोर आप पर दांव लगा दे, या फिर आप अकेले चलो, इसी नीति पर है? देखिए सर, मैं वजीरगंज में जाता हूं तो गांव में मैं जात की बात नहीं करता जी, मैं बिल्कुल जमात की बात करता हूं। और मैं एक इंटरनेशनल पार्टी और एक नेशनल पार्टियों के बीच में मैं जब चुनाव लड़ा 2020 में, तो आधिकारिक रूप से जितनी भी सर्वे कंपनियां थी, छोटे न्यूज चैनल थे, बड़े न्यूज चैनल थे, कोई भी चिंटू भैया की चर्चा कर रहे थे। वजीरगंज विधानसभा का रिजल्ट नहीं दे पाया अंतिम दिन तक, घोषणा होने तो पहले कि क्या होगा। और आप देखेंगे तो लगभग 12,000 वोट हमको वहां की जनता ने दिया है। और एक गुमनाम सी पार्टी, भारतीय सब लोग पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे थे जी। लोगों ने पसंद किया, लोगों ने पसंद किया, लोगों ने कहा। और ये आप जानिए कि 10,000 से ऊपर लाने वाले सैकड़ों एमएलए के नाम मैं गिना सकता हूं जो 10,000 से ऊपर लेकर के वोट आए हैं और आज वो एमएलए हैं, मंत्री हैं। हाँ, यह तो बिल्कुल सही कहा। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री 3 बार चुनाव हारे। हाँ, 2 बार तो भाई विधानसभा का चुनाव ही हार गए, 2 बार विधानसभा का चुनाव हार गए। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रहते चुनाव हार गई। तो आपने पहला प्रयास तो 10,000 वोट हासिल कर लिया,
2025 के लिए आपकी रणनीति क्या है? आप किसी गठबंधन की नाव पर सवार होना चाहते हैं? यदि गठबंधन की नाव पर सवार होना चाहते तो एनडीए की ओर वैकेंसी तो दिखाई पड़ती नहीं, बीजेपी की सीट है और बीजेपी के जीते हुए विधायक हैं। लेकिन जब मैं वजीरगंज से फीडबैक ले रहा था तो लोगों ने कहा कि देखिए, चिंटू भैया, चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया कहीं ना कहीं सामंजित होने वाले हैं और एक नए समीकरण को जन्म देने वाले हैं वजीरगंज में। और कई लोगों ने तो उस समीकरण का नाम भी बता दिया। समीकरण का नाम क्या बताया? BYM। अब ये BYM क्या है, मुझे ये बात समझ में आई नहीं। देखिए, बिहार में लोग माई जानते हैं, माई बाप जानते हैं, लवकुश जानते हैं। ये BYM क्या लेकर के आ रहे हैं आप, जिसके कारण वहां एक यूनिटी होती बनती दिखाई पड़ रही है? वजीरगंज विकास मांग रहा है जी, मागधी सेना तो पहले से आपका है और हमारा मागधी सेना जो है वो मगध के विकास के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ जो वास करते हैं, पहले एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं आपको सर, कि मागधी जो मगध में रहते हैं जो लोग और मगही बोलते थे, उनको मागधी कहा जाता था। अब अपभ्रंशित होकर के चीज़ें बदली है, नाम बदले, लेकिन हम सब मागधी ही हैं। बिल्कुल। तो मगध के उत्थान और विकास के लिए मैं विधायक बन करके एक सीमित क्षेत्र के लिए काम करूंगा, लेकिन जब हमारा संगठन बड़ा होगा, पेड़ बड़ा होगा, छायादार होगा, तो हम ज्यादा लोगों को दे पाएंगे बिल्कुल छाया। दूसरी बात क्या है सर कि जो 12,000 के करीब मुझे मत मिले, तो आपने देखा होगा कि वहां उस बार 2020 के चुनाव में 22 उम्मीदवार थे। जी बिल्कुल। तो मैंने 20 को हराया भी तो है सर। हाँ, आपने 20 को हराया भी है। तो मैं हारा कहाँ सर? हाँ बिल्कुल, 19 को हराया ना आपने। हाँ, 19 19 को हराया। 19 को हराया है सर। हाँ, 19 को 20 को हराना है। 19 को हराया है, आप 21 को हराना है। बिल्कुल। हाँ, तो ठीक है, 21 को हराने के लिए आप तैयार हैं। लेकिन जब आप कह रहे हैं, अच्छा हम ये बताइए ना, साफ साफ बताइए ना कि जो सामाजिक समीकरण है वजीरगंज का, भूमियार कितने हैं वहाँ? देखिए सर, आपने भूमियार अधिक की राजपूत अधिक? जो आपने BMY की बात, BYM, हाँ जी, चाहे BMY जो भी आप कह रहे हैं, BMY, हाँ, BMW गाड़ी तो हमने सुनी थी, BMY हमने नई बात सुन ली। देखिए सर, वहाँ हमें सभी लोग पसंद करते हैं और आप चाहें तो सर्वे करा लें। अच्छा, आपको कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। नहीं, मेरी टीम वहां गई थी तो लोगों ने चिंटू भैया की जानकारी दी कि चिंटू भैया इस क्षेत्र के प्रबल उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं और वह समीकरण बना सकते हैं और समीकरण बिगाड़ भी सकते हैं। तो चिंटू भैया की मौजूदगी, उपस्थिति तो वहां लोग महसूस कर रहे हैं। लेकिन ये BYM, इससे भागिए मत। यह बताइए कौन सा समीकरण है? ये BMY जो है ना सर, जी BMY, हाँ। ये सर आप सब जो आज के तारीख में बिहार की राजनीति है, हाँ, उनके लिए, हमारे लिए तो सर A to Z ही है ना। अच्छा, आपके लिए तो A to Z ही है। बिल्कुल। तो B से भूमियार हमने समझ लिया, बिल्कुल, आप समझ सकते हैं सर। M से मुसलमान समझ लिया, लोगों में ऐसी। बाई से जादव समझ लिया। तो BMY और बाई भी हम कहें, ये B और Y में संतुलन बैठता दिखता है क्या? वहाँ की परिस्थिति अगर आप मुझे जी पूछ ही रहे हैं, तो वहाँ सिर्फ एक ही चीज दिखता है जी, कि जो वर्तमान है उससे निजात पाना है। यस। अच्छा, और उसके विकल्प के रूप में हाँ, चितरंजन कुमार और चिंटू भैया उनके लिए खड़ा है। वजीरगंज की जनता यह बहुत ही शिद्दत से महसूस कर रही है। और आप देखेंगे कि अभी मागधी सेना का हमने एक छोटा सा कार्यक्रम किया था वजीरगंज महाविद्यालय वजीरगंज के प्रांगण में। जी। वजीरगंज में 2 ब्लॉक हैं, मानपुर और वजीरगंज। वजीरगंज में 19 पंचायत, अच्छा, मानपुर में 12 पंचायत और 7 वार्ड। और इन सबों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मागधी सेना के, अच्छा, के लोगों को बुला करके मैंने पिछले 31 अगस्त को और आप सम्मानित किया है। और मैंने बुलाया सिर्फ 80 लोगों को था जी, और वहाँ करीब 350-400 लोग आ गए थे। अच्छा, और अभी भी मुझे सभी जातियों के, सभी जातियों जी, अभी भी पूरे विधानसभा में आज की तारीख में वोटर लिस्ट के हिसाब से 329 बूथ है। और मेरा सिपाही, मेरी सेना हर 300
29 बूथ पर। 29 बूथों पे 11 सिपाही खड़े होंगे। अच्छा, आपने बूथ लेवल कमेटी बना ली? बिल्कुल। अच्छा, जैसे भाजपा वाले पन्ना कमेटी पर चलते हैं कि बूथ लिस्ट का एक पन्ना, वोटर लिस्ट का एक पन्ना, उसके लिए एक कमेटी, तो आपने भी हर एक बूथ के लिए 11 लोगों की कमेटी बना ली है। बिल्कुल। सवाल को हम आगे ले जा रहे हैं। बिल्कुल। आपने कहा BMY, तो BMY की जब हम बात करते हैं तो चिंटू भैया कहीं से मुझे यह लगता है कि आप तेजस्वी यादव की ओर बढ़ते या फिर कांग्रेस की ओर बढ़ते तो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। नहीं सर, मैंने BMY नहीं कहा है, जी। मैंने तो बस इतना कहा है कि A to Z आपने कहा। बिल्कुल। जी। A to Z क्या है सर कि A to Z आज की तारीख में वजीरगंज में ज़्यादा सक्सेस होता दिखता है, क्योंकि वहाँ जो वर्तमान और निवर्तमान है उन सबको देख लिया। वहाँ A को भी देख लिया अवधेश बाबू, जी। B को भी देख लिया वीरेंद्र बाबू, अब C की बारी है सर। अच्छा, A को देख लिया, B को देख लिया, अब C की बारी है, चिंटू भैया की बारी है। बिल्कुल बढ़ते तो क्रम हम में। बिना लाग लपेट पूछते हैं, क्या भूमियार और यादव में दोस्ती हो सकती है? बहुत गहरी। क्यों भाई, वहां तो बिल्कुल तनातनी वाला माहौल रहा है। जब हम कभी नहीं पुराने रहा। वहाँ क्या रहा है कि वजीरगंज विधानसभा में जब मुफस्सिल था, वहां से विनोद कुमार यादव यादव समुदाय से जी। आते रहे। उसके बाद अवधेश सिंह, आप जानते हैं किस वर्ग जी, से आते हैं। तो बिल्कुल। वहाँ जो राजनीतिक द्वंद्व है वह उन दोनों के बीच में है। भूमियार इसमें कहाँ है सर? भूमियार इसमें कहाँ है? चलिए, तो देखिए, राजनीतिक प्रतिद्वंदता जो है यादवों में और राजपूतों में है, भूमियार बीच में संतुलन है। बिल्कुल संतुलन है सर। हाँ। आप देखेंगे कि जब वो बी के साथ था तो 10 में तो बी जीत गई, जब वो उससे नाराज हुई तो ए के साथ आई तो ए जीत गई, अब सी के साथ है तो मतलब आप वही कहना सी चाहते जीत हैं जाएगी। कि बिहार में 3 ताकतें हैं। बिहार में 3 ताकत, आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी। अमित शाह भी कहते हैं कि इसमें जो बीच वाले जेडीयू है ना, नीतीश कुमार, जिधर बैठ जाते हैं उधर पल्ला भारी हो जाता है। तो आप बताना यह चाहते हैं कि वजीरगंज के भूमियार जिधर हो जाते हैं चुनाव उधर चला जाता है। देखिए सर, जाते को देखा होगा आपने जी। आपकी माँ चलाती होगी। आपने जाते अच्छा में जी, बिल्कुल, छठ के समय तो चल ही जाता है अभी भी आप देखेंगे कि सर जाते में जो 2 पहिए होते हैं पत्थर के, सबसे ऊपर और नीचे। बिल्कुल। लेकिन सर क्या वो बिना कील के चलती है? नहीं चलती है। हाँ, तो मैं कील हूँ। आप कील हैं। वजीरगंज विधानसभा की। वजीरगंज विधानसभा के। बिल्कुल। चलिए, वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए यह बताइए कि इधर 15 वर्षों में जो आपकी सेवा का है, आपके समर्पण का है, संघर्ष का है, इन 15 वर्षों में आपने क्या संघर्ष किया और कैसे अपनी उपस्थिति वहां दर्ज कराई? कौन कौन से काम किए, कौन कौन से आंदोलन किए आपने? बिल्कुल सर, मैं बताऊं कि मैं जब वजीरगंज खेलते खेलते जब थोड़ा व्यस्त हो गया, बिल्कुल, तो 21 वर्षों की उम्र में मैं पलायन भी कर गया था सर। मैं अच्छा। आपको ये भी बताऊं। अच्छा, पलायन का दंश भी आपने झेला है। बहुत कहाँ बड़ा। चले गए आप? मुझे दिल्ली जाना पड़ा था। अच्छा, क्यों जाना पड़ा? बिल्कुल जाना पड़ा, क्यों क्योंकि भाई? हम लोग एक किसान फैमिली से आते हैं। हाँ। और हमारे पिताजी एक साधारण से सिपाही थे। आपके पिताजी बिहार पुलिस में सिपाही थे? बिल्कुल। अच्छा। और हम 4 भाई हैं, एक बहन है। इन सब की जिम्मेवारी सिर्फ पिताजी पर अकेले थी। तो जब मैं युवा हो गया तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब कुछ करना चाहिए। और उस समय सरकारी जॉब के इंतजार में मेरा वक्त निकलता ही चलेगा। आप देखते ही हैं कि सरकारी जॉब की क्या स्थिति। तो मुझे दिल्ली जाना पड़ा, वो भी बिना टिकट। बिना टिकट? क्योंकि पैसे नहीं थे सर। अच्छा, इतने भी पैसे नहीं थे। सिपाही के बेटे से कोई टिकट मांगता भी नहीं है? नहीं सर, सिपाही से नहीं मांगता होगा, लेकिन सिपाही के बेटे से क्या- मांग तो लेता ये कोई ही। सर लोकसभा का टिकट थोड़े कि लोकसभा में एमपी है, इनके बेटे को टिकट दे दो। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ। वहाँ का टिकट का फार्मूला दूसरा है सर। हाँ। रेल है वो, केंद्र सरकार की रेलवे है। बिल्कुल। और तो वहाँ एक तो मुझे बेटिकट ही मैं दिल्ली पहुंच गया। और वहाँ तुगलकाबाद जैसे राजधानी में मैंने उतनी, मतलब बिहार में मैंने उतना कभी गंदा जगह नहीं देखा था। अच्छा। तुगलकाबाद जैसे गंदे जगह में गाँव में मैं जाके रहा। हाँ। और एक कमरे में घर में सबसे पहले आप निकले बिहार से बाहर? बिल्कुल 6 लोग। सबसे बड़े आप हैं? मैं हम 4 भाई हैं जी। हमारे पिताजी की डेथ हो गई 2011 में। वो डायबिटिक पेशेंट थे। अच्छा। उसकी जगह पर हमारे बड़े भाई साहब को अनुकंपा पे नौकरी हुई है। वो आज भी पुलिस ही है। अच्छा, सिपाही मैं है। दूसरी
भाई में दूसरा स्थान रखता हूँ। हम्म। और मैं चला गया दिल्ली तुगलकाबाद। अंतर्देशीय कंटेनर डिपो ओ तुगलकाबाद जी। गांव में, वहाँ क्या शुरू और किया? मैंने वहाँ कंटेनर डिपो में काम किया। अच्छा, पहले और कौन था? 1800 की नौकरी से शुरुआत 1800 रुपए की नौकरी? मात्र। अच्छा, तो फिर इतनी तरक्की कहाँ आपने हासिल कर ली कि? फिर मैं जिस कंपनी में काम करता था, हाँ। वहाँ के बॉस ने मुझे मेरी गुणवत्ता को पहचाना, मेहनत को समझा। मुझे फिर सीनियर बनाया, अच्छा। और मैं 4-5 साल तक उनके साथ रहा। फिर मैंने अपना काम शुरू किया, मैंने फिर अपनी कंपनी बनाई, और फिर मैंने लोगों को रोजगार देना शुरू किया। अच्छा। लोगों की मदद की, हजारों सैकड़ों लोगों को मैंने। आपने कौन सी कंपनी बना ली? एएसएस मॉमे इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। ये क्या काम करती ये है? कस्टम क्लियरेंस का और फॉरवर्डिंग का काम करती है। अच्छा, बिल्कुल जो बाहर से सामान आते हैं। जी, आयात निर्यात। अच्छा, आयात निर्यात। आयात निर्यात से जुड़ा हुआ। तो आजकल तो बड़ा टर्नओवर हो गया होगा अब तो आपकी कंपनी। हम लोग कर रहे हैं सर, बस मेहनत कर रहे हैं। कितने का टर्नओवर है साल का? सर वो विषय सीए साहब के पास, सीए साहब के मैं पास उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता, और मैं आज के तारीख में मैं काम देखता भी नहीं हूँ जी। हमारा छोटा भाई है, हाँ, मनोरंजन कुमार उर्फ मिंटू, हाँ, वो ही देखता है सारा। चिंटू भैया का छोटा भाई मिंटू बिल्कुल, और भैया। मैं 15 साल से कंटिन्यू इसमें हूँ, आप सोचिए। हाँ, तो कंपनी से पैसा लेकर आप जनता की सेवा कर रहे हैं। वही समझिए, मुझे छोटे भाई से पैसे लेने पड़ते हैं। छोटे भाई से पैसे लेने पड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो चुनाव लड़ने के लिए पैसे की दिक्कत तो नहीं होनी है? मुझे तो लगता है कि ईश्वर ने इतना दिया है। ईश्वर ने इतना दिया है। तो चलिए अब सवाल सीधा ये करते हैं कि 2025 के चुनाव में आपने क्या सोचा है कि कहीं से टिकट लेंगे या फिर निर्दलीय ही लड़ेंगे, वजीरगंज को बदलेंगे? एकदम सही सवाल है सर आपका जी। अभी आपने कहा कि एनडीए में तो कोई उम्मीद ही नहीं है। हाँ, दिखती नहीं है। और मैंने बात वहीं शुरू की थी। बिल्कुल। ट्रेन पकड़नी है और मुझे दिल्ली जाना है, तो आप उसी ट्रेन में जा सकते हैं कि जिसमें टिकट कटता हो। बिल्कुल। हाँ, उस ट्रेन से नहीं जा सकते जिसमें नो रूम हो। बिल्कुल। तो 2 तरीके की ट्रेन अभी मान के चलिए कि है जी, जो डेस्टिनेशन पहुंचाती है। एक एनडीए की ट्रेन, एक इंडिया ब्लॉक की ट्रेन। यस। हाँ, नहीं, तीसरी ट्रेन भी है, एक प्रशांत किशोर की ट्रेन। सर वो उसका अभी डेस्टिनेशन का वो नहीं कह सकते ना। हाँ, लेकिन कोशिश। लेकिन अगर परफेक्ट डेस्टिनेशन पहुंचना है, आप राजधानी को ले लो। बिल्कुल। और फिर एक आप दूसरी गाड़ी को ले लो, स्वतंत्रता सेनानी को ले लो। फर्क है दोनों में। मगध एक्सप्रेस को ले लिए, बहुत पुरानी गाड़ी सर हो गई। वो तो कह ही नहीं सकते, फिर तो वो हाँ। तो ये कैटेगरी बनी हुई है सर टिकट की भी। हम्म। तो लाल ट्रेन में तो नो रूम है वजीरगंज में। हाँ, लेकिन ग्रीन ट्रेन में, गरीब रथ एक्सप्रेस में ट्रेन में टिकट है अभी। ग्रीन ट्रेन में हाँ, स्पेस है। हाँ, स्पेस है, लेकिन प्रॉब्लम तो वही है ना कि वो कांग्रेस की सीट है, और अवधेश बाबू के बेटे ने पिछले बार चुनाव लड़ा 2020 में, और वो हार गए, बुरी तरीके से हारे। और मैं जब गया लोकसभा क्षेत्र के चुनावी नतीजे को देख रहा था, तो वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में भी जीतन राम मांझी को अच्छी खासी बढ़त मिली, और यहाँ भी जो इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी थे वो बहुत भारी मतों से पिछड़े। तो क्या इन्हीं दोनों नतीजों को देखकर आपको लगा कि इंडिया ब्लॉक में है, इसका मतलब इंडिया ब्लॉक के नेताओं से आपकी बातचीत हो रही होगी, तेजस्वी यादव से बातचीत हो रही होगी, या कृष्णा अलवरू से बातचीत हो रही होगी? नहीं सर, मैंने जब राजनीति शुरू की थी 2010 में, तो मैं जब क्षेत्र में घूमता था तो लोग कहते थे कि पार्टी से टिकट लेकर के आइए, अब टिकट ले आइए। तो मेरी राजनीति शुरू हुई लालू जी के साथ। अच्छा, लालू जी के साथ? लालू जी की पार्टी के साथ ही शुरू हुई है। अच्छा, मतलब 2010 में भी मैंने उनको कहा था। भैया ब्रह्मर्षि की शुरुआत हुई लालू यादव के साथ। 2010 में मैंने कहा था। लालू जी से कैसे जुड़ गए? लालू जी से मैं जुड़ गया, बस वैसे ही लगा कि वजीरगंज में जो समीकरण था उस समय का। लालू जी से कभी मुलाकात हुई? कोई किस्सा सुना? बार हुई है सर। कुछ किस्सा सुना दीजिए मजेदार। देखिए सर, लालू यादव सर जी आदरणीय हैं, और उससे बड़ा नेता तो मुझे अभी बिहार में बिहार में तो खैर छोड़ ही दीजिए, देश में नहीं है। वो अलग बात है कि कोई पार्टी के लेवल पर आकर के कुछ करे, लेकिन ये इनकी अपनी एक खुद की अपील है जी। 2010 में वजीरगंज का समीकरण ऐसा ही था, क्योंकि कांग्रेस वहां अलग लड़ रही थी। आरजेडी के साथ जो वोट है वो तो है ही, तो मैं अगर जुड़ जाता तो निश्चित उसी समय से सीट होती उनकी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये 2025 में भी कुछ ऐसा ही समीकरण है। तो लालू जी से मिले तब उन्होंने क्या कहा था? लालू जी से मैं बहुत मिला सर। और जब वो उस समय रेल मंत्री भी जी संभवतः थे 2009 में। हाँ, 2009 में जी लगभग थे उस समय। और मैं 25 तुगलक रोड
आया जाया करता था, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता था तो मेरे लिए आसान था, बिल्कुल। वहाँ इतनी भीड़ नहीं होती, सरलता से। और मैं जब जाता था तो ईश्वर की कृपा कहें या देन कहें कि कोई भी आदमी मुझे इतनी जल्दी इग्नोर नहीं कर सकता। अच्छा, ये पहचान है आपकी? बिल्कुल है सर। हाँ। तो मैं वहाँ जुड़ गया उनसे। फिर मैंने उनसे कहा कि सर वो चाहिए था, अगर वहाँ हो जाता तो। फिर खैर बात हुई, उन्होंने कहा भी था कि क्षेत्र में लगी है वहाँ मेरा कोई है भी नहीं, देखते हैं। लेकिन बाद में नहीं बन पाया। फिर मैं लगा रहा, चलता रहा और ये करीब 14-15 साल चलने के बाद भी आज मैं वन में ही भटक रहा हूँ। वन में ही भटक रहे हैं। मैं देखिए 2024 में भी जब लोकसभा चुनाव चल रहा था, लोकसभा चुनाव के पहले सीट शेयरिंग हो रही थी, टिकटों की बात हो रही थी, तब भी कई सर्वे टीम की रिपोर्ट में जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र से आपकी उम्मीदवारी की चर्चा होती थी कि हाँ, चिंटू भैया जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन संजोग बैठा कि टिकट आपको नहीं मिला और आपने चुनाव लड़ा भी नहीं, और आपने शायद महागठबंधन की मदद की उस चुनाव में, जहानाबाद के चुनाव में। तो आप हमें यह बताइए कि भाई आप महागठबंधन से चुनाव लड़ेंगे कि वजीरगंज लड़ेंगे? मैं वजीरगंज लड़ूंगा। वजीरगंज लड़ेंगे? बिल्कुल, चाहे स्थिति परिस्थिति जो हो। नया वजीरगंज, जय वजीरगंज जी मेरे जीन में है, मेरे खून में है। और हमने कहा सर शुरुआत में ही कि मुझे वजीरगंज के विकास के लिए, क्योंकि मैं हृदय से वजीरगंज को चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि वजीरगंज अच्छा हो। तो ठीक है, आप जय वजीरगंज कह रहे हैं। देखिए बिहार में इन दोनों एक और नारा चल रहा है, जय वजीरगंज, जय अरवल, जय जहानाबाद तो कहते ही हैं, जय बिहार, जय जय बिहार, और यह नारा लगाते हैं प्रशांत किशोर। वो सब वजीरगंज से ही आया सर। वो सब वजीरगंज से ही आया? बिल्कुल सर। आपसे नकलची? बिल्कुल सर। अच्छा। 2020 के चुनाव में मैं लड़ रहा था चुनाव। हाँ। तो मैंने नारा दिया था कि आओ खेलो 2020। आओ खेलो 2020 मतलब 2020 था। हाँ, 20वां साल था और 2020 का क्रेज था। तो मैंने वजीरगंज में नारा ही था मेरा कि आओ खेले 2020। नारे कर लेते हैं। 20 ओवर के कई टूर्नामेंट में मैं ब्लॉक स्तर, ग्रामीण स्तर, पंचायत स्तर पे कराता रहता था। अच्छा। और मैं वहाँ भाषण देता था, लोगों को कहता था कि खेल वजीरगंज खेल। अच्छा। और फिर वो ले गए लोग खेला होवे में। हाँ। हुआ ही था, देखा ही पश्चिम बंगाल में। फिर इस बार वजीरगंज में खेल होगा। बिल्कुल होगा। तो प्रशांत किशोर ने कभी, देखिए क्योंकि कहा जाता है कि प्रशांत किशोर हर एक विधानसभा क्षेत्र में वैसे लोगों की तलाश कर रहे हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं, जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं, और आज की तारीख में किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े हैं लेकिन जनता से जुड़े हैं। प्रशांत किशोर ने आपको टच नहीं किया? प्रशांत किशोर की टीम कंटिन्यू 2020 से ही आपके संपर्क में है? हाँ, और अभी भी पीछे संपर्क किया है। अच्छा। लेकिन मैंने उनको अभी वो कोई आपने एश्योरेंस अभी नहीं दिया है? नहीं दिया है। नहीं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार जिस तरीके से जिस उम्र में पहुंच गए हैं, उनकी मानसिक सेहत पर यह भी कहा जाता है कि बेस्ट ऑफ द माइंड में नहीं है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए बढ़िया कर सकता है, या तेजस्वी यादव के चांसेस, इंडिया ब्लॉक के चांसेस? इधर के दिनों में आपने देखा 16 दिनों तक वोटर अधिकार यात्रा, राहुल गांधी बिहार में थे, देश में विपक्ष के नेता, कांग्रेस के सर्वेसर्वा, तो वोटर अधिकार यात्रा का असर हुआ, और इसके बाद क्या महागठबंधन का क्रेज बढ़ गया है? तेजस्वी यादव की संभावनाएं नीतीश कुमार के नेतृत्व को चुनौती देती हुई दिखाई पड़ रही है? देखिए सर, बिहार की जनता निश्चित ही इस बार परिवर्तन मांग रही है। परिवर्तन मांग रही है? बिल्कुल मांग रही है। तो नीतीश कुमार के खिलाफ गुस्सा है कि नीतीश कुमार से लोग ऊब गए हैं? देखिए, किसी के प्रति किसी को कोई गुस्सा नहीं है जी, लेकिन लोग बेहतर विकास चाहते हैं। और देखेंगे कि आज जब पहले हम लोग बटन वाला फोन नोकिया यूज करते थे, नोकिया 1100, और मैं उसके पहले घुमाने वाला करते थे। तो वक्त बदलता है, तकनीक बदलती है, युवाओं की सोच बदलती है। जो हमारे पिताजी सोच पाते थे वो मैं उनसे कुछ बेहतर, कुछ अलग, कुछ नया सोचता हूँ। बिल्कुल। अब हमारा बेटा हमसे कुछ नया सोचता है। तो जब नए लोग आएंगे, नई तरीके से सोचेंगे, तो नया बिहार की जब बात करते हैं तो तभी तो नया होगा। नए लोग आएंगे तभी होगा नया। पुरानी सोच, पुरानी परंपरा, और इन लोगों को अब नए लोगों को मौका देना चाहिए।
तो आप करें, नए लोगों को मौका देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। लेकिन आरोप तो यह भी लगता है ना, और देखिए नीतीश कुमार हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, जैसे ही तेजस्वी यादव का जिक्र होता है, तेजस्वी यादव की दावेदारी की बात होती है, लोग 2005 के पहले कैसा बिहार था, बिहार में कितने नरसंहार होते थे, यह तो हमसे बेहतर आप समझते हैं, क्योंकि उसी मिट्टी में आप पले बढ़े हैं। तो लोग उस जंगल राज की याद दिलाने लगते हैं। जंगल राज मैं नहीं कहता, जंगल राज पटना हाईकोर्ट की टिप्पणी थी, और इधर के दिनों में विपक्ष कहता है, मतलब सत्ता पक्ष कहता है तेजस्वी यादव के लिए। तो एक भय दिखाया जाता है कि तेजस्वी यादव आ जाएंगे तो फिर लालू यादव का राज लौट आएगा। तो आपको डर नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव के साथ जुड़ने में जो लोग डरे हुए हैं, और आपके समाज के लोग भी हैं, वह आपसे दूर चले जाएंगे? नहीं, अब कोई डरा हुआ नहीं है, कोई डरा हुआ नहीं है, क्योंकि वक्त बदल चुका है। हाँ, और वक्त का पहिया बहुत तेजी से घूम रहा है। हाँ, 2090 की बात जो लोग करते हैं, उससे अगर हम बात करें, अगर आंकड़ों की बात करें, सिर्फ टिप्पणी की बात करें, बिल्कुल, तो उस जंगल राज के अलावा भी हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कई टिप्पणियां इस सरकार पर भी की है। और मैं इस समय अभी बहुत ज़्यादा बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन अगर पर्दे खुलने लगे तो 20 सालों के कार्यकाल का भी पर्दा खुलेगा, तो मुझे लगता है कि उस जंगल राज से भी ज़्यादा बढ़ा जा सकता है। अच्छा, बिल्कुल जा सकता लेकिन चिंटू भैया आप गया से पटना आए, लेकिन देखिए सर, एक जुमला जो बन जाता है, जुमला हो गया इनके लिए। जुमला तो हो गया। जंगल राज और 90 जी, जो सत्ताधारी हैं उनके लिए सिर्फ जुमला है। तो लालू यादव का राज जंगल राज नहीं था? लालू यादव है ही नहीं, मुख्यमंत्री लालू यादव को थोड़े बनना है गार्जियन। नहीं, लालू यादव, जी बिल्कुल, लालू यादव को गार्जियन नहीं बनना है। लेकिन आप देख, स्थानीय विधायक चुने जाएंगे जी, और उनकी जिम्मेवारी होती है अपने क्षेत्र के विकास की, वहाँ के शासन प्रशासन की, वहाँ की व्यवस्था की। जब अच्छे व्यक्ति चुन करके जनता भेजेगी, तो इससे तो यह भी करें कि बिहार में विकास हुआ ही नहीं है, जो सारी बातें हैं झूठी हैं। क्या आपको लगता है तेजस्वी का यह जो दावा है वह सही है? क्योंकि आप जब गया से पटना आ रहे होंगे, मुझसे मिलने आए आप, आपको शुक्रिया। 20 वर्षों में कुछ तो विकास होगा, व्यक्ति का भी विकास होता है, शरीर का भी विकास होता है। विकास तो ऐसी चीज है कि अपने आप होते ही रहती है। गया से पटना आने में कितना वक्त लगा? 2.5 घंटे लगे। 2.5 घंटे लगे? लोग कह रहे हैं 1.5 घंटे में पहुंच जा रहे हैं आजकल। वो मैं वजीरगंज की बात कर रहा हूं। अच्छा, वजीरगंज से आप बात कर रहे हैं। अच्छा, चलिए, आपने एक मौका दे दिया। मैं वजीरगंज पे ही रहना चाहता हूँ, मुझे वजीरगंज से मतलब है। हाँ, आपको वजीरगंज से मतलब है। स्टेट में कौन बदलेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, वो बाद में तय होगा। रोना, हंसना, जीना, मरना सब वजीरगंज है। तो हाँ। हम हैं तो वजीरगंज है। कितने घंटे आजकल वजीरगंज को? वजीरगंज ही रहते हैं सर, वजीरगंज ही रहते हैं, बिल्कुल 24 घंटे। तो वजीरगंज की किन समस्याओं को आपने रेखांकित कर रखा है कि चिंटू भैया को यदि मौका मिल जाए तो वजीरगंज को इन समस्याओं से तो मुक्ति दिला देंगे? बिल्कुल सर, मैंने कहा ना कि हम उस पर आए थे, फिर इधर बात थोड़ी बदल गई थी जी। स्वास्थ्य के बारे में मैंने कहा। आपने कहा कि कोई ट्रॉमा सेंटर नहीं है, कोई इमरजेंसी सेंटर नहीं है, जो कुछ होगा प्राइवेट ही होगा, प्राथमिक स्वास्थ्य पीएससी होगा। पीएससी की क्या स्थिति है आपको जग जाहिर है। उसके बाद किसानों के लिए सिंचाई की एक ढाढ़र सिंचाई परियोजना जो है, वो 40-45 वर्षों से पेंडिंग है। जो तिलैया ढाढ़र सिंचाई परियोजना है, जो पानी आता है, तिलैया नदी है झारखंड से, वह नहर आज तक इनका किसानों को पानी नहीं मिला, वो काफी पुराना है। आज भी कई बार सूखे की मार हो जाती है। अभी आप देखेंगे कि सर कि एरू स्टील प्लांट 2009 में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जमीन अधिग्रहण की और वहाँ भूमि पूजन भी किया, लेकिन आज तक युवाओं के रोजगार के लिए उसमें एक ईंट तक नहीं लगी। अच्छा। तो मुझे तो वजीरगंज में विकास नहीं दिखता। बिल्कुल। उसके बाद किसी भी प्रकार का कोई उद्योग हो वजीरगंज में, कोई धंधा हो वजीरगंज में, बिहार में ही उद्योग कम है। और मुझे तो सिर्फ वजीरगंज से मतलब है सर। आपको सिर्फ वजीरगंज से मतलब है? हाँ जी। तो वजीरगंज में तो मुझे नहीं दिखता। जब वजीरगंज में नहीं दिखता तो मुझे बिहार में भी नहीं होगा। नहीं है वो। और अगर होता जी तो ट्रेनों में भेड़ बकरियों की तरह भर करके लोग दिल्ली पलायन क्यों करते, गुजरात क्यों जाते, महाराष्ट्र क्यों जाते। और ये जो आरोप लगाते हैं आज की तारीख में कि बिहारियों को बाहर पीटा जाता है, और वही आरोप लगाते हैं जो सत्ता में है। लेकिन जो बिहारियों के खिलाफ बोलते हैं, क्यों बोलते हैं आखिर? नहीं, उनको जाने क्यों देते हैं आप? हाँ, जाने आप अपने बेटों को, आप प्रदेश के मुखिया हैं, प्रदेश का अभिभावक हैं,
आप उनको ऐसी जगह पर क्यों जाने देते हैं जहां आपको बेइज्जत होना पड़ता हो? तो नीतीश कुमार से इतने निराश हो गए? नहीं सर, समय हो गया उनका। समय हो गया, हैप्पी एंडिंग का वक्त आ गया। होना तो चाहिए सर, मैं तो कह रहा हूँ कि स्वेच्छा से दे देना चाहिए। स्वेच्छा से छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा अच्छा, शराबबंदी तो है ना, शराबबंदी का फायदा मिला है ना? वो तो इतना है सर हाँ, मतलब बहुत तगड़ा कानून है, सख्त है एकदम, बिल्कुल। कि हमारे यहाँ एक फल्गु नदी है जी। उस नदी में आप देखेंगे तो कभी पानी दिखता नहीं है। हम्म। सिर्फ बारिश के मौसम में झारखंड में जब बारिश होती है तो वहां की नदियों का पानी छोड़ा जाता है, तो इस वो बार दिखता पानी है। आ गया था ना? तब वही पानी दिखता जी। है, लेकिन अपना उसका कोई पानी नहीं है। लेकिन उसके नीचे एक लेयर हटाएंगे ना। अच्छा, नदी के भीतर दारू है? नारू नहीं, हाँ, नदी के नीचे से पानी बहती है। नदी के नीचे से पानी बहती है। उसी प्रकार से हाँ फल्गु नदी में जिस प्रकार से हाँ नदी के नीचे पानी बहती है जी। और दिखती नहीं है किसी को, हम्म वैसे ही बिहार में हम्म यहाँ भी शराब बहती है हम्म। और सरकार को दिखती नहीं है। अच्छा, ये लोकल माफिया हर जगह बिल्कुल सक्रिय हो गया। माफिया नहीं सर, युवा बर्बाद हो रहे हैं। युवा बर्बाद हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा। हर नया लड़का 15 साल 16 साल का हम्म। शराब के कारोबार में लग गया है। शराब के कारोबार में लग गया है। बिल्कुल। सूखा नशा का प्रकोप भी वैसा ही है सर। आप मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि यहाँ अब हीरोइन, हाँ, अफीम जो मैं सुनता था फिल्मों में, लड़के चौक चौराहों पे ले रहे हैं। अच्छा। और उनकी मानसिक संतुलन और शारीरिक संतुलन गड़बड़ हो रही है। और ये आप सर्वे करा सकते हैं, सरकार भी सर्वे कराती है, उनको पता होगा। बिल्कुल पता है, बिल्कुल। लेकिन युवा नर की ओर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, क्या सरकार से सवाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुझे याद है तेजस्वी यादव पिछले दिनों 27 जुलाई को बिहार की बात कॉन्क्लेव में आए थे, लाइव कॉन्क्लेव में, तो उन्होंने कहा था कि बिहार में शराबबंदी कानून की समीक्षा हम करेंगे यदि हम सरकार में आ जाएंगे। और प्रशांत किशोर तो कहते हैं कि मैं आऊंगा तो 1 घंटे के भीतर शराबबंदी खत्म कर दी जाएगी। दोनों में किसे आप बेहतर मानते हैं कि समीक्षा होनी चाहिए या खत्म कर दिया जाना चाहिए? नहीं, समीक्षा करके जी, मैं इस पर बहुत ही गंभीरता से सोचता हूँ। और मैं भी सरकार का अगर हिस्सा बना, जी, जनता ने बनाया, तो मैं भी ये कह सकता हूँ इस पर कि शराब और अन्य शहरों में, राज्यों में भी बिक रहा है। बिल्कुल बिक रहा है। यहाँ तक कि हमारी देश की राजधानी में बिक रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, वहां तो 1 पर 1 फ्री हो गया था बीच में। तो शराब पीने से कोई अपराध तो बढ़ नहीं रहा हो, तभी तो बिक रहा है। बिहार में ऐसा क्या हो गया? अच्छा, इधर के दिनों में जिस तरीके से, जी बिल्कुल, हाँ कह लें आप पूरी बात। बाहर के शहरों में आप देखेंगे कि शराब पीने पे दंडित किया जाता है अगर कोई किसी तरीका का उपद्रव करते हैं। दिल्ली में शराब पर पी करके गाड़ी चलाइएगा, आपको 10,000 रुपये का पेनल्टी है। आज के तारीख में कोई गाड़ी चलाना नहीं चाहता शराब पी के। उसी प्रकार से इसकी समीक्षा करके बार वगैरह जो हमारे यहाँ टूरिस्ट हैं वो आते भी नहीं है, क्योंकि वो घूमने खाने पीने आते हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ गया है, बोध गया है जी, राजगीर है, बहुत सारी वैशाली है, वाल्मीकि नगर है, पटना भी है जी। व्यापारी आते हैं, व्यापार करने के लिए नहीं आते, वो बनारस, दूसरे राज्यों में रुक रहे हैं, रांची में रुक रहे हैं, बनारस में रुक रहे हैं। एक तो हमारा आर्थिक नुकसान हो रहा है, दूसरा युवाओं की ऊर्जा बर्बाद हो रही है जी, तीसरा शराब पी भी रहे हैं और नकली पी रहे हैं। यह सरकार को भी पता है और जाने जा रही है और वो छुपाई जाती है, जान भी जा रही है और धन भी नहीं आ रहा। बिल्कुल। इसकी समीक्षा की जाएगी और निश्चित रूप से इसकी समीक्षा करके कि बार खोले जाएंगे स्थानीय स्तरों पे, पहले जिले स्तर पे खोले जाएं कि जो सक्षम है वो पिए, जो सक्षम है वो पिए, हर व्यक्ति को उपलब्ध नहीं हो। मतलब जो पीकर होश में रहे वो पिए, कहना चाहते। बिल्कुल। चलिए, तो शराबबंदी पर बात आ गई, लेकिन इधर के दिनों में जिस तरीके से एनडीए की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ा दी, इसके अलावा महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए जा रहे हैं और भी अन्य लाभकारी योजनाएं, 125 यूनिट बिजली फ्री हो गई। लोग कह रहे हैं एनडीए की जीत की तो गारंटी हो गई, महिलाओं का वोट तो अब एनडीए को पक्का हो गया, वह वोट कहीं और नहीं जाना है। आप वजीरगंज में क्या महसूस कर रहे हैं? सरकार में जो लोग हैं उनके पास जो पैसा है, मैं समझता हूं कि वो पब्लिक और जनता का ही है जी। बिल्कुल। तो एक तरफ से खून चढ़ाया जा रहा है और एक तरफ से खून निकाला जा रहा है। तो माताएं इतनी समझदार हैं
कि वो समझ रही हैं कि ये क्या चल रहा है, क्या खेल चल रहा है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि ये ऐसे वक्त में हो रहा है कि दीपक जब फड़फड़ा बुझने वाला होता है ना, तेज रोशनी करता है, भभकता है, रोशनी तेज हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ही अभी आप 20 सालों तक रहे, आपने कुछ नहीं कहा जी। आप पूरे सदन में चीख करके कहते रहे कि कहाँ से बिजली फ्री देंगे। तो चिंटू भैया चलिए अब देखिए पॉडकास्ट के रैपिड फायर सेशन में चलते हैं। ये थोड़े से चुटीले सवाल होंगे और बहुत संक्षेप में आपको जवाब देने होंगे। चिंटू भैया आपने क्या समझा, राजनीति ज्यादा कठिन है या शादीशुदा जिंदगी? दोनों मजेदार हैं, बस जीने का मजा ले। नहीं, मैंने पूछा कठिन क्या है इन दोनों में, राजनीति ज्यादा कठिन है या शादीशुदा जिंदगी? राजनीति परेशान करती है कि पत्नी परेशान करती है? सौभाग्य से पत्नी परेशान नहीं करती है, सौभाग्य से पत्नी परेशान नहीं करती है। राजनीति में प्रतीक्षा सूची में भी आप हैं। और जब राजनीति वही कर सकता है जिसको पत्नी परेशान नहीं करती। अच्छा, जिसको पत्नी परेशान। दूसरा सवाल, चिंटू भैया आप गुस्से में सबसे पहले क्या बोलते हैं? गुस्से में मैं बोल ही नहीं पाता। गुस्से में बोल ही नहीं पाते हैं, गाली नहीं बकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई अपभ्रंश नहीं, कोई मतलब नहीं है इसका। चलिए, चुनाव जीतने के बाद यदि चुनाव आप जीत जाते हैं तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? सेल्फी लेंगे या शपथ लेंगे? सबसे पहले मैं अपनी माँ को फोन करूंगा। अगर मेरे साथ माँ रही तो मैं उनको प्रणाम करूंगा और मैं उनका आशीर्वाद लेना पसंद करूंगा। चलिए, चिंटू भैया का पसंदीदा खाना क्या है? लिट्टी चोखा, मुर्गा भात या चिकन बिरयानी? नहीं, लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा, मागधी सेना। बिल्कुल बिल्कुल लिट्टी बिल्कुल। चोखा। बिहार में किस नेता की स्टाइल आपको सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे स्वयं का स्टाइल सबसे अच्छा लगता है। अच्छा, न लालू यादव, न तेजस्वी यादव, न प्रशांत किशोर? मैं अपना स्टाइल होना चाहिए, अपने स्टाइल को खुद को जीता है। चिंटू भैया को अपना स्टाइल पसंद है। बिल्कुल। पब्लिक के बीच चिंटू भैया को तालियां सुनना अच्छा लगता है या नारे? उनका मौन ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। उनका मौन, तब आप समझते हैं कि मेरी बातों को गंभीरता से सुन रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, जब मैं बोलता हूँ तो आप समझिए कि मागधी सेना की जब मैंने बैठक शुरू की जी, तो 10:30 बजे से लेकर के 4 बजे तक लोग बैठे रहे। अच्छा, चलिए। और क्यों बैठे रहे? चिंटू भैया को सुनने के लिए बैठे रहे। चिंटू भैया जीत का जश्न कैसे मनाएंगे? डीजे पर नाचेंगे या मंदिर में पूजा करेंगे? मैं जनता के घरों में जाऊंगा, उनसे मिलना शुरू करूंगा। उन मंदिरों में मैं ज्यादा जाऊंगा, उनको धन्यवाद दूंगा, उनका सहयोग धन्यवाद। के लिए। बिल्कुल। चिंटू भैया को कौन सी फिल्म का डायलॉग दिल के सबसे करीब है? बता दीजिए, जय बजीरगंज हो जाएगा। कौन सी फिल्म का डायलॉग, कौन सा डायलॉग? मुझे देखिए शोले मूवी बहुत पसंद है। गब्बर सिंह, कितने आदमी थे, कितने आदमी थे रे, हाँ, अरे वो कालिया, अब तेरा क्या होगा, अब तेरा क्या होगा, सरदार मैंने आपका नमक खाया है तो अब गोली खा। गोली खा। तो 19 जादुई शब्द है। 19 को तो मैंने हरा ही दिया, अब 20 को हराना है। 19-20 में तो बहुत ज्यादा अंतर है। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो अच्छा, वोट मांगते समय जब आप वोट मांगने के लिए लोगों के पास जाते हैं तो सबसे अजीब लाइन जो आपने सुनी हो लोगों से, चिंटू भैया ने सुनी हो? जनता बहुत भोली है। जनता बहुत भोली है। बहुत। वो जाते हैं, वो बस कहती है नली नहीं बनी, गली नहीं बनी। उनको इतना भी नहीं ज्ञान बेचारे को कि विधायक नली गली नहीं, उसको उनका जो जनप्रतिनिधि है, लोकल मुखिया जी, वार्ड, जिला परिषद, नली गली उनको बनाना है। वो रोज तुम्हारे बीच हैं, उनको पकड़ो। नहीं पकड़ते। बड़े काम नेताओं से कहते नहीं है जी। नेताजी आते हैं, टहल के गलियों में चले जाते हैं, तो वो शिकायत उनकी वही है, नली गली। सर, बजीरगंज वाले चिंटू भैया का लक्की नंबर या लक्की सिंबल क्या है? देखिए सर, मेरा जो जन्म हुआ है, अगर मैं बात करूं कुंडली के हिसाब से, जी, क्योंकि मैं जहानाबाद में मेरा जन्म हुआ है। अच्छा। मेरा ममुहर जहानाबाद है और मेरा खून भी जहानाबादी है। खून भी जहानाबादी है, तब तो गर्म मिजाज होंगे। गर्म वहीं जहां स्वाभिमान जहां कहा जाता है, सचमुच में स्वाभिमान होना चाहिए। तो जहानाबाद के लोग थोड़ा करते हैं, दिखाते हैं, होते हैं। वो माँ का खून मेरे अंदर है। तो वो मैं जहानाबाद में, तो 13 तारीख थी वो। अच्छा, जन्म कुंडली के हिसाब से 13 तारीख है, तो वो उसका योग जो बनता है वो 4 बनता है। तब तो चुनाव 4 नंबर जो है ना सर, लकी है आपके लिए। और मेरे विधानसभा के लास्ट में भी 234 है। 234 है। और लक्की सिंबल क्या है?
लकी सिंबल गणेशा हैं, महादेव हैं, मुझे दुर्गा ज्यादा पसंद दुर्गा ज्यादा, शक्ति की पूजा। है। हाँ, चिंटू भैया के लिए मंच पर भाषण देना ज्यादा मुश्किल है या कैमरे पर इंटरव्यू? दोनों ही आसान है सर। दोनों ही आसान। आपको ऐसा लग रहा है? चलिए, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा समय कहां बिताते हैं चिंटू भैया? फेसबुक, इंस्टा या एक्स? एक्स तो पे भी बीतता है, लेकिन ज्यादा समय फेसबुक पे पर निकल जाता है। चिंटू भैया अगर नेता नहीं होते तो क्या होते? शायद मैं सिपाही का बेटा था, सिपाही होता। सिपाही के बेटा थे, सिपाही होते। देश की सेवा करता, राज्य चिंटू की भैया सेवा करता। किस गाने पर झूमने से आप खुद को रोक नहीं पाते हैं? कौन सा गाना है? मुझे रंग दे बसंती, मुझे रंग दे बसंती। जो गा लीजिए 2 लाइन। मेरा रंग दे बसंती चोला। क्या बात है। राजनीति में सबसे ज्यादा मजा आता है या सबसे ज्यादा टेंशन? मजे की चीज है राजनीति, राजनीति मजे की चीज है। आपको भैया लेकिन कहलाना, टेंशन भी होती है। टेंशन भी होती है। आपको भैया कहलाना अच्छा लगता है या नेताजी? भैया। भैया। अपने क्षेत्र में घूमते समय पब्लिक की सबसे प्यारी आदत क्या लगी चिंटू भैया को वजीरगंज में? वो जाते ही कहते हैं कि देखो चिंटू भैया जा रहे हैं, चिंटू भैया आ रहे हैं। चिंटू भैया आ रहा है। भाषण में गलती हो जाए तो हंसकर निकालते हैं या सीरियस हो जाते हैं? मुस्कुराकर निकल जाते हैं, गलती हो गई। चुनाव जीतने पर किसे सबसे पहले फोन करेंगे? आपने बता ही दिया, मां को। अंतिम सवाल, आपके हिसाब से चुनाव क्रिकेट मैच जैसा है या परीक्षा जैसा? क्रिकेट मैच जैसा। क्रिकेट मैच जैसा, बिल्कुल। तो चलिए, ये थे चिंटू भैया बजीरगंज वाले। जय बजीरगंज का नारा बुलंद कर रहे हैं और 2025 के चुनावी मैदान में दिखेंगे, जय बजीरगंज बोलेंगे। अब सिंबल क्या होगा, गठबंधन क्या होगा, किसके साथ होंगे, लेकिन प्राथमिकता बजीरगंज है। बजीरगंज का विकास है। चिंटू भैया को वहां ट्रॉमा सेंटर भी देना है, सिंचाई की व्यवस्था भी करानी है, पलायन रोकने के लिए भी जितना संभव है वो कर सकते हैं। बजीरगंज की जय हो। चिंटू भैया क्या कर पाते हैं राजनीति में, यह समय बताएगा। बहुत दिन बचे नहीं है बिहार के चुनाव में, तो आगे भी हम इनके संपर्क में रहेंगे, संवाद करते रहेंगे। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। किसी और मेहमान को लेकर हम नए पॉडकास्ट में आएंगे। तो चलते चलते, यदि अब तक आपने लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हो, पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।